23 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल के चारों तरफ सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसों की आहट भी साफ सुनी जा सकती थी। आमतौर पर जेल में फांसी सुबह के वक्त दी जाती है, लेकिन उस शाम कुछ ऐसा हो रहा था जो आज तक भारत के कानूनी इतिहास में कभी नहीं हुआ था। ब्रिटिश हुकूमत के आला अफसरों की गुप्त मीटिंगें पिछले कई घंटों से चल रही थी। उन्हें खुफिया रिपोर्ट मिली थी कि अगर कल सुबह का इंतजार किया गया तो लाहौर की सड़कों पर खड़ा जन सैलाब जेल की दीवारें ढहा देगा। डर इतना ज्यादा था कि मौत का वक्त 11 घंटे पहले तय कर दिया गया। वार्डन चरत सिंह के हाथ कांप रहे थे जब वे काल कोठरी नंबर 14 का भारी लोहे का दरवाजा खोलने पहुंचे। अंदर एक 23 साल का नौजवान मोमबत्ती की हल्की रोशनी में किताब पढ़ रहा था। वह लेनिन की जीवनी थी। वार्डन ने कांपती आवाज में कहा कि अब समय हो गया है। उस नौजवान ने किताब से नजरें हटाई, मुस्कुराया और बड़े सुकून से बोला, रुकिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। उसने पन्ना पूरा किया, किताब बंद की और उसे हवा में उछाल दिया। ये कोई विफलता नहीं थी कि वे पकड़े गए, बल्कि ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी कि उन्होंने मौत को खुद अपने पास बुलाया था ताकि एक पूरा देश जाग सके। इस महागाथा की जड़ें पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में दफन है, जहां 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ। उनके घर में उस दिन खुशियां दोगुनी थीं, क्योंकि उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह उसी दिन जेल से रिहा होकर घर लौटे थे। देशभक्ति उनके पालने में ही डाल दी गई थी। उनके चाचा अजीत सिंह पगड़ी संभाल झट्टा आंदोलन के नायक थे, जिन्होंने किसानों को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया था। भगत सिंह बचपन में जब अपने पिता के साथ खेत पर जाते थे तो वहाँ छोटे छोटे तिनके गाड़ देते थे। जब पिता पूछते कि ये क्या कर रहे हो, तो वो बच्चा कहता था, मैं बंदूकें बो रहा हूँ ताकि अंग्रेजों को मार सकूं। उनके भीतर ये बीज बचपन से ही पड़ गया था कि गुलामी एक बीमारी है और इसका इलाज सिर्फ क्रांति है। उसी दौर में पंजाब के लुधियाना में 15 मई 1907 को सुखदेव थापर का जन्म हुआ। सुखदेव के पिता का साया उनके सिर से जल्दी उठ गया था, इसलिए उनकी परवरिश उनके ताया जी अचिंतराम ने की। सुखदेव बचपन से ही थोड़े जिद्दी और बहुत तार्किक स्वभाव के थे। उन्हें हर बात के पीछे का क्यों जानना होता था। वे संगठन बनाने में माहिर थे और उनके पास हर समस्या का एक वैज्ञानिक हल होता था। तीसरी कड़ी थे शिवराम हरि राजगुरु, जिनका जन्म 24 अगस्त 1908 को महाराष्ट्र के पुणे जिले के खेड़ में हुआ। राजगुरु का परिवार संस्कृत के बड़े विद्वानों का था, लेकिन उनका मन मंत्रों से ज्यादा कसरत, कुश्ती और निशानेबाजी में लगता था। वे बेहद तेज तर्रार थे और उनका निशाना ऐसा था कि एक बार जो लक्ष्य तय कर लिया वो चूक नहीं सकता था। ये तीनों लड़के अलग अलग प्रांतों में पल रहे थे, लेकिन नियति इन्हें एक ऐसी जगह खींच रही थी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। 13 अप्रैल 1919 का वो काला दिन आया जिसने 12 साल के भगत सिंह को हमेशा के लिए बदल दिया। जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाईं। हजारों लोग मारे गए, कुएं लाशों से भर गए। जब ये खबर लाहौर पहुंची तो भगत सिंह स्कूल छोड़कर सीधे अमृतसर के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने जो मंजर देखा उसने उनके मासूम मन को पत्थर बना दिया। उन्होंने वहां की खून से सनी मिट्टी को अपनी मुट्ठी में भरा और एक कांच की बोतल में रखकर घर ले आए। वे घंटों उस बोतल को देखते और सोचते कि क्या हम इतने कमजोर हैं कि मुट्ठी भर अंग्रेज हमें भेड़ बकरियों की तरह मार रहे हैं। दूसरी तरफ गांधी जी का असहयोग आंदोलन पूरे शबाब पर था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे हजारों नौजवानों को लगा कि अब आजादी बस मिलने ही वाली है। लेकिन 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने अचानक आंदोलन वापस ले लिया। युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्हें लगा कि जब दुश्मन गोलियां चला रहा है तो हम शांति की बात कैसे कर सकते हैं। यहीं से इन तीनों की राहें अहिंसा से अलग होकर क्रांति की ओर मुड़ गईं। भगत सिंह पढ़ाई में बहुत होशियार थे, लेकिन उनका मन अब किताबों से ज्यादा देश की आजादी के दर्शन में लगा रहता था। उन्होंने लाहौर का नेशनल कॉलेज ज्वाइन किया, जहां उनकी मुलाकात सुखदेव से हुई। यहीं उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की, जिसका मकसद युवाओं में देशभक्ति और तर्कवाद को जगाना था। इधर भगत सिंह के घर वाले उनकी शादी करवाना चाहते थे। उन्होंने एक लड़की भी देख ली थी, लेकिन भगत सिंह ने घर छोड़ दिया। उन्होंने अपने पिता के नाम एक चिट्ठी छोड़ी जिसमें लिखा था कि मेरा जीवन एक महान लक्ष्य यानी देश की आजादी के लिए समर्पित है, इसलिए अब कोई और सांसारिक बंधन मुझे नहीं बांध सकता। वे कानपुर पहुंचे और वहां गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप अखबार में काम करने लगे। यहीं उनकी मुलाकात चंद्रशेखर आजाद से हुई। आजाद एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके पास जबरदस्त अनुभव था और भगत सिंह के पास नए विचार। इन दोनों ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को नया रूप दिया और उसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया। सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में क्रांतिकारियों की एक गुप्त मीटिंग हुई। यहाँ तय किया गया कि अब लड़ाई सिर्फ बम
और पिस्तौल की नहीं होगी, बल्कि एक विचारधारा की होगी। भगत सिंह ने समाजवाद का नारा दिया। सुखदेव को पंजाब की जिम्मेदारी दी गई और राजगुरु को संगठन के मिलिट्री विंग में शामिल किया गया। इनके पास न तो पैसे थे न ही हथियार। ये लोग पुराने बमों के खोल इकट्ठा करते, जंगलों में जाकर उनका परीक्षण करते और कई बार तो 2-2 दिनों तक सिर्फ चने खाकर गुजारा करते थे। वे जानते थे कि वे एक ऐसी सत्ता से लड़ रहे हैं जिसका सूरज कभी नहीं डूबता, लेकिन उनका इरादा पक्का था। साल 1928 में ही जब साइमन कमीशन भारत आया तो पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे लगे। लाहौर में लाला लाजपत राय इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। पुलिस कप्तान जेम्स स्कॉट ने बेरहमी से लाठीचार्ज का हुक्म दिया। अंग्रेज सिपाही जानवरों की तरह लोगों को पीट रहे थे। स्कॉट खुद लाठी लेकर लाला लाजपत राय पर टूट पड़ा। लाला जी के सिर पर चोटें आईं और कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने इसे अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने तय किया कि स्कॉट को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। 17 दिसंबर 1928 की तारीख तय हुई। राजगुरु और भगत सिंह लाहौर पुलिस हेडक्वार्टर के सामने खड़े थे। सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद बैकअप के लिए तैनात थे। एक अफसर दफ्तर से बाहर निकला और अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ा। राजगुरु ने पहली गोली चलाई जो सीधे अफसर के माथे में लगी। भगत सिंह ने आगे बढ़कर उस पर गोलियां दाग दी, लेकिन बाद में पता चला कि जिसे उन्होंने स्कॉट समझा था वो दरअसल जेपी सैंडर्स था। एक बड़ी गलती हुई थी, लेकिन अंग्रेज अफसर मारा जा चुका था। पूरे लाहौर को छावनी बना दिया गया। हर सड़क पर पुलिस थी, लेकिन भगत सिंह ने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपनी दाढ़ी और बाल कटवा लिए। उन्होंने एक साहब का भेष धरा और राजगुरु को अपना नौकर बनाया। साथ में क्रांतिकारी दुर्गा भाभी थीं, जो उनकी पत्नी का नाटक कर रही थी। पुलिस के सामने से वे ट्रेन पकड़कर निकल गए। अंग्रेज हाथ मलते रह गए। सैंडर्स की हत्या ने ब्रिटिश हुकूमत को हिला दिया था, लेकिन भगत सिंह कुछ और बड़ा सोच रहे थे। वे जानते थे कि सिर्फ 1-2 अफसरों को मारने से आजादी नहीं मिलेगी। उन्हें देश की सोई हुई जनता को जगाना था। वे एक ऐसा धमाका करना चाहते थे जिसकी गूंज लंदन तक सुनाई दे।